गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल्स करंट अफेयर जंक्शंस। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 6 अगस्त 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। और जो सेशन का जो हमारा पीडीएफ होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्ड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन और डिस्कस करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हिरोशिमा डे जो हर साल मनाया जाता है, साल के किस दिन को मनाया जाता है हर साल हिरोशिमा डे में? तो हम लोग जानते हैं कि जैसे कि 1945 में विश्व वर्ल्ड वार टू जो है वो इंड हुआ था। और इंड होने का कारण ये था कि वो जो अमेरिका था वो जापान के दो शहरों पे, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी, दोनों पे बम गिरा दिया था। हिरोशिमा पे गिराया था 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी पे 9 अगस्त को। तो सिंपल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है। उस दिन को कॉमेमोरेट करने के लिए, पीस पीस से रिलेटेड है, ये दिन दोबारा ना दोहराया जाए। 6 अगस्त को हम लोग हर साल हिरोशिमा डे मनाते हैं। कॉमेमोरेट करता है, याद दिलाता है एटॉमिक बॉम्बिंग को हिरोशिमा जापान पे 1945 वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान। एटॉम नेम देख लेते हैं, एटॉम बॉम्ब नेम देख लेते हैं। हिरोशिमा पे लिटिल बॉय गिराया था अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी पे फैटमैन गिराया था 9 अगस्त 1945 को। सिंपल ऐसे हम लोग याद रखेंगे। इंग्लिश अल्फाबेट में पहले एच आता है फिर एन आता है, तो हिरोशिमा पहले गिराया था और नागासाकी पे बाद में गिराया था। हिरोशिमा पे लिटिल बॉय गिराया था, एक लड़का को, जो कि कम हानि पहुंचाया, तो इसीलिए अमेरिका दूसरा बात एक मैन को लाया, फैटमैन को। तो बॉय को पहले गिराया, मैन को बाद में गिराया। और वो ये देख लेते, एयरक्राफ्ट कौन सा यूज किया था अमेरिका? बोइंग सीरीज का था, B-29 था, सुपर फोर्ट्रेस था, उनका नेम क्या था? इनोला गे। तो अमेरिका गे वाला काम किया, तो वो हम लोग इससे रिलेट करेंगे कि वो एयरक्राफ्ट जो यूज किया उसका भी नाम इनोला गे था। तो चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बीच स्टेट इज द सोल प्रोड्यूसर ऑफ टीन ओर इन इंडिया? तो भारत में एकमात्र प्रोड्यूसर है टीन का, तो वो स्टेट का नाम क्या हो जाएगा? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र सोल प्रोड्यूसर है टीन का। टीन का सिंबल क्या होता है? SN होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। तो देखिए, जैसे कि हम लोग टीन खरीदने जाएंगे तो कोई क्वांटिटी से ही खरीदेंगे ना, 36 टन खरीदेंगे, 36 क्विंटल खरीदेंगे, तो कोई ना कोई हम लोग क्वांटिटी से ही खरीदेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है ओनली स्टेट है, एकमात्र स्टेट है भारत का जो कि प्रोड्यूस करता है टीन ओर, जिसका नाम क्या है? कैसिट्राइट। तो देखिए, टीन भारत में एक ही राज्य में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में। तो उसको हमको खरीदने के लिए ज़्यादा मनी लगेगा, तो कैश ज़्यादा लगेगा ना, तो कैश से हम लोग याद रखेंगे कैसिट्राइट जो है टीन का, ये हो जाएगा और नेम हो जाएगा कैसिट्राइट। और प्राइमरी अगर स्टेट पूछा जाए, अगर स्टेट तो छत्तीसगढ़ है ही, प्राइमरी अगर उसके जगह में डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए, अगर जगह लोकेशन पूछा जाए, तो दंतेवाड़ा और बस्तर डिस्ट्रिक्ट। तो बस्तर तो हम लोग बस्तर स्कीम से भी याद किए थे कि सरकार बस्तर 36 बिस्तर बिछा दिया था। तो बस्तर तो हम लोग को पहले से याद है कि छत्तीसगढ़ में है, तो ये बस्तर हो जाएगा। और दंतेवाड़ा दोनों है जो टीन के लिए फेमस है। मेन ओर ऑफ टीन कैसिट्राइट है, जिसका ये है SNOT सिंबल है, केमिकल फार्मूला। प्राइमरी माइनिंग डिस्ट्रिक्ट अगर देखे जाए, अगर प्राइमरी अगर पूछा जाए अगर एक मात्र में, तो दंतेवाड़ा मारेंगे। अगर सेकेंडरी अगर पूछा जाए तो बस्तर भी मार सकते हैं हम लोग, बस्तर डिस्ट्रिक्ट। और SN2 में अगर रिफाइनिंग करेंगे, अगर रिफाइनिंग किया जाता है और का, तो हम लोग को SN प्राप्त होता है जो कि टीन है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। उमिंगला पास जो है, उमिंगला पास जाना जाता है होस्टिंग वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? तो ये देखिए, ये फोटो हम क्यों लगाए, देखिए कितना सुंदर है। अगर यहाँ जाएंगे ना हम लोग, तो उमंग आ जाएगा, उमंग। तो उमिंगला को हम लोग उमंग से याद रखेंगे। तो उमिंगला पास,
और यही जो है 19,024 फीट पर है ये मोटरेबल रोड है, जहाँ बाइकर, ये देखिए बाइक जा रहा है ना, तो बाइकर जाता है। और अब भी जितना भी यंगस्टर है उसका एक एक सपना तो ज़रूर होता है कि भाई हम लोग बुलेट बाइक निकालें और ये लद्दाख वाला ये रूट पे भाई सैर करके आएँ। तो इसका नाम क्या है इस पास का? उमिंगला पास है। जाना जाता है वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। अमेरिका, जापान सब सब देश को अगर मिला लें ना तो यहाँ पे ये रोड है सबसे हाईएस्ट पे। और फीट कितना है? 19,024 फीट पे है ये स्थित उमिंगला पास। तो उमिंगला पास उमंग आ जाएगा। कहाँ जाने के लिए हम लोग उमंग रहते हैं? तो लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा, लद्दाख, बर्फीला जगह लद्दाख। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उमिंगला पास नाम है, ईस्टर्न लद्दाख में लोकेटेड है। अल्टीट्यूड कितना है? 19,024 फीट। रफली आप लोग 19,000 याद रखेंगे। रोड वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, अच्छा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो बीआरओ है, देखिए चाइना के बॉर्डर पे स्थित है। तो जो भी अगर बॉर्डर साइड का जो रोड होता है उसका मेंटेनेंस, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बीआरओ काम करता है। तो इसको भी, जो उमिंगला पास वाला जो रोड है उसको भी बीआरओ कंस्ट्रक्ट करवाया है। और ये देख लेते हैं, अल्टीट्यूड तो हम लोग को पता ही है 19,024 फीट, और मीटर में अगर देखें तो 5,798 मीटर का है। और देख लेते हैं बीआरओ अंडर प्रोजेक्ट हिमांक। तो बीआरओ तो रोड बनवाया उमिंगला पास वाला, लेकिन वो प्रोजेक्ट का नाम क्या था? जैसे हम लोग कारगिल में देखेंगे तो ऑपरेशन विजय, तो सेम ऑपरेशन ऑपरेशन हिमांक, हिमांक से हम लोग हिम याद रखेंगे, हिम, और हिम से हम लोग बर्फ याद रखेंगे और बर्फ से रिलेट करेंगे लद्दाख को। तो हिमांक, प्रोजेक्ट हिमांक, बीआरओ प्रोजेक्ट हिमांक के तहत बनवाया था ये रोड। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। श्रीशैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्टेड एक्रॉस पिच रिवर। तो कौन से रिवर के ऊपर में इसको बनाया गया है, जिसका नाम है श्रीशैलम प्रोजेक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा रिवर। आप ही देखिए ना, देखिए एक चीज देखिए, कृष्ण श्री शैलम, अच्छा कौन सा ऐसा भगवान है? शैलम से हम लोग श्यामला याद रखेंगे, श्यामला, श्यामला याद रखेंगे। अच्छा कौन सा ऐसा भगवान है जिनका कलर अगर देखा जाए तो श्यामला है थोड़े से? तो कृष्ण जी। हर एक टीवी, हर एक शो, हमारा पूरा जितना भी है सब में अगर कृष्ण जी को अगर दर्शाया गया तो हल्का श्यामला कलर से दर्शाया गया। तो शैलम से हम लोग श्यामला रिलेट करेंगे, और श्री भगवान श्री शैलम कृष्ण रिवर के ऊपर बनाया गया है, ये प्रोजेक्ट है। तो सिंपल आप लोग रिलेट करके भी याद रख सकते हैं, बस एक बार रिलेट कीजिए, उसके बाद सेकेंड बार जब ये आएगा आपको ट्रिक लगाने का कोई जरूरत नहीं है। श्री शैलम डैम है, एक तरीका से कंस्ट्रक्ट किया गया है कृष्णा रिवर पे। बिटवीन कौन से बॉर्डर पे है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे ही है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे ही है श्री शैलम डैम। लोकेशन देख लेते हैं, नंदयाल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। अब देखिए, कृष्ण भगवान को नंदलाल भी बोला जाता है, तो नंदयाल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है, और नगर कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में हो जाएगा। एसोसिएटेड रिजर्व्स देख लेते हैं, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बाय एरिया में है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्वांटिटी के मामला में कौन है, संख्या के मामला में? कमेंट बॉक्स में आप लोग हमको ये बताएंगे। और ये नागार्जुन जो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर प्रोजेक्ट रिजर्व जो है ये एरिया के मामला में सबसे बड़ा है, आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विच रेगुलेटरी अथॉरिटी मैनेज करता है माई कॉल एप्लीकेशंस डिजाइन टू गैदर रियल टाइम कस्टमर फीडबैक ऑन वॉइस कॉल क्वालिटी? तो कौन सा ऐसा रेगुलेटरी है, अथॉरिटी है जो कि मैनेज करता है, माई कॉल एक एप्लीकेशन है उसको मैनेज करता है, जो कि गैदर करता है, इकट्ठा करता है रियल टाइम कस्टमर फीडबैक को। जैसे कि इस कस्टमर को अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसको उसी टाइम फीडबैक ले लिया जाएगा ऑन वॉइस कॉल के जरिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म भी ध्यान में रखेंगे आप लोग, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया फुल फॉर्म हो जाएगा।
रिवैम्प्ड किया है, मतलब कि चेंज किया है, बदलाव किया है अपना मोबाइल कॉल जो है, मोबाइल ऐप है एक तरीका से उसमें, जो कि कलेक्ट करेगा रियल टाइम कस्टमर फीडबैक को ऑन कॉल क्वालिटी एंड कॉल ड्रॉप्स। अच्छा, कॉल क्वालिटी और कॉल ड्रॉप्स को भी चेक करेगा कि कितना टाइम तक बात हुआ है, क्वालिटी क्या रहा है आवाज़ का, ये सब चेक करेगा। तो ट्राई आप लोग याद रखेंगे। ट्राई का एस्टेब्लिशमेंट अगर देखा जाए तो 1997 में हुआ था और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) फॉल्स टू रेगुलेटिंग फॉरेन फंडिंग टू एनजीओज? तो सिंपल है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसको जो फॉरेन फंडिंग मिलता है, जैसे कि अच्छा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कभी अपने फायदा के लिए काम नहीं करता है, वो हमेशा सोशल वर्क करता है, समाज को हेल्प करता है, तो उसको डोनेशन से फंडिंग आता है। अच्छा, कभी कभार उसको ना फॉरेन फंडिंग भी आता है, तो उसको मैनेज करने के लिए एफसीआरए को मैनेज करने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को मैनेज करने के लिए कौन सा मिनिस्टर हकदार है? तो ये डायरेक्ट हकदार है अमित शाह जी के अंदर आता है ये। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है ये। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट (FCRA) इज एडमिनिस्ट्रेट किसके द्वारा किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। टू इंश्योर फॉरेन कंट्रीब्यूशन डू नॉट एडवर्सली अफेक्ट नेशनल सिक्योरिटी। अच्छा देखिए, ये एनजीओ है। अगर कोई पाकिस्तानी पाकिस्तानी अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है रहेगा एफसीआरए, अगर वो चाहेगा कि वो एनजीओ को हेल्प करे, लेकिन उसके साथ-साथ वो हेल्प करने के साथ-साथ तो इंडिया में एंटर भी तो कर सकता है ना। तो इसीलिए अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन को डायरेक्ट होम अफेयर्स के अंदर रखा गया है। फर्स्ट इनेक्टेड 1976 में सबसे पहला बार ये लाया गया था, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अब इसको कंट्रोल करेगा, ये फर्स्ट इनेक्टेड किया गया था। और 2010 और 20 में मेजर बदलाव किया गया था इसमें। डिजिग्नेटेड बैंक ब्रांच, अगर कोई एनजीओस को एफसीआरए चाहिए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट के तहत फॉरेन कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो उसको अपना खाता एसबीआई के मेन ब्रांच न्यू दिल्ली में होना चाहिए। मैंडेटरी है, तभी वो रिसीव कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। एसबीआई का मेन ब्रांच न्यू दिल्ली में, ताकि अमित शाह जी देख सके कि क्या फंडिंग आ रहा है, क्या जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। व्हाट डज एक्रोनिम फुल फॉर्म ऑफ एमडीआर स्टैंड फॉर फॉर्म स्टैंड फॉर इन डिजिटल पेमेंट सिस्टम? तो डिजिटल पेमेंट सिस्टम की दुनिया में एमडीआर जो है, एमडीआर का फुल फॉर्म क्या होगा? सिंपल इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि एमडीआर का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। एमडीआर का फुल फॉर्म हो जाएगा मर्चेंट डिस्काउंट रेट। इज द फी चार्ज टू मर्चेंट बाय ए बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स फॉर कस्टमर्स विया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मोड्स लाइक कार्ड्स एंड यूपीआई। तो सिंपल इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एमडीआर जो है मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, एक तरीका से फी है। जैसे कि अगर मेरा अकाउंट है एसबीआई में और हम एक यूपीआई खुलवा लिए, एक कार्ड अवेलेबल करवा लिए दुकान में, स्वाइप कार्ड जो होता है, तो सिंपल इस दोनों से पैसा आ रहा है, हम मर्चेंट है, हम एक शॉप का ओनर है, मर्चेंट है, तो दोनों जगह से पैसा आ रहा है। लेकिन एसबीआई बोला भाई तुम जो ये सेवा जो ले रहे हो यूपीआई कार्ड का, उसका हम चार्ज काटेंगे, कुछ चार्ज काटेंगे। तो उसी का नाम है एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। जीरो एमडीआर इंट्रोड्यूस्ड फॉर यूपीआई रुपए डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन बजट। अच्छा, 19-20 में जो बजट पास किया था, 19-20 में जो बजट पास किया गया था सीतारमन जी के द्वारा, तो उसमें ये कहा गया था कि अब जीरो एमडीआर लगेगा। जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है वो जीरो लगेगा, मतलब कोई चार्ज नहीं लगेगा मर्चेंट को। आप यूपीआई से पैसा ले सकते हैं और रुपए का डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं आप जीरो फी पे। तो सिंपल, अगर चार्ज लगता तो ये मर्चेंट जो है पैसा लेना ही छोड़ देता, भाई हम ऑनलाइन पैसा ही नहीं लेते। तो सरकार को तो ये पूरा ओवरऑल इंडिया में ना लाना है इसको, तो इसीलिए वो फ्री कर दिया।
रेगुलेटर फॉर रिटेल पेमेंट्स, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर रिटेल पेमेंट को कौन मैनेज करता है इंडिया में? तो एनपीसीआई करता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अफ्रीकन स्वाइन फीवर है, एएसएफ है, प्राइमरी अफेक्ट्स बीच एनिमल्स पॉपुलेशन। तो कौन सा ऐसा जानवर है जिसके आबादी पर ये स्वाइन फीवर जो है इफेक्ट करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिग्स। तो स्वाइन, एस फॉर शुगर रिलेट करके याद रखेंगे, स्वाइन फीवर सुअर। अफ्रीकन स्वाइन फीवर है, एएसडब्ल्यू है। हाईली कंटेजियस है, मतलब खतरनाक है। सर्व वायरल डिजीज है, वायरस है ये। इफेक्टिंग डोमेस्टिक एंड वाइल्ड पिग्स, तो जो भी पालतू और जंगली सुअर है उस दोनों पे इफेक्ट करता है। इट पोजेस नो थ्रेट्स टू ह्यूमन हेल्थ, और ये मानव हेल्थ पे हानिकारक नहीं है, नॉन जूनोटिक है, मीन्स है ह्यूमन पे नॉट इफेक्टिव है ये। अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस जो है वो डीएनए वायरस है। ये जो वायरस होता है ये आरएनए के मुकाबले थोड़ा कम खतरनाक होता है, जैसे कि स्मॉल पॉक्स भी इसी के अंदर आएगा। जूनोटिक स्टेटस में हम लोग तो देख चुके हैं, नॉन जूनोटिक है, मीन्स कि ह्यूमन के लिए थ्रेट साबित नहीं है, हानिकारक साबित नहीं है। और आरएनए जो वायरस होता है वो खतरनाक वायरस होता है। वो म्यूटेट जो रेट होता है, उसका म्यूटेट रेट वो बहुत हाई होता है, जल्दी-जल्दी। इसके कारण इसका वैक्सीन बनाना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल टाइप ही होता है। और कोरोना और एचबीआई जो है वायरस, वो इसका एग्जाम्पल है आरएनए वायरस का। तो सिंपल आप लोग याद रखेंगे, जो एएसएफ जो है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है, वो जंगली सुअर पे इफेक्टिव है, अफ्रीका का है ये, और ये डीएनए वायरस है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हाउ मेनी टोटल मेंबर्स कंस्टिट्यूटेड इन मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एमपीसी फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो एक एमपीसी एक कमिटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है। तो इसमें जो ना 6 मेंबर रहते हैं, 6 मेंबर, 3 रहता है आरबीआई का इंक्लूडिंग चेयरमैन, और 3 रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का मॉनेटरी पॉलिसी फंड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। टोटल कितना रहता है? 6। और देख लेते हैं, ये देखिए एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है 6 मेंबर का होता है, 3 होता है आरबीआई का, इंक्लूडिंग आरबीआई का गवर्नर भी रहता है। अच्छा, और ये जो एमपीसी जो है इसका एक चेयरमैन होता है, एक चेयरमैन होता है। और वो चेयरमैन कौन होता है? जो कि आरबीआई का गवर्नर खुद चेयरमैन होता है। अभी आरबीआई का 26वां गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा जी है। अभी आरबीआई का 26वां जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी है। 3 एक्सटर्नल मेंबर जो होता है नॉमिनेट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सिंपल आप लोग ये समझिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 3 मेंबर होता है, आरबीआई की तरफ से 3 मेंबर होता है। ऐसे में क्या होगा कि दोनों की सहमति से कोई भी एमपीसी रूल पास होगा। स्टैट्यूटरी बेसिस देख लेते हैं। सेक्शन 45 जेडबी आरबीआई एक्ट 1934 में आया, फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। तो एक्ट जो आया 1934, उसी के धारा 45 जेडबीए के तहत ये एमपीसी को लाया गया था। कास्टिंग वोट देख लेते हैं। अच्छा देखिए, अगर कोई रूल पास होने वाला है एमपीसी में, ठीक, तो 3 वोट होता है आरबीआई का, 3 होता है सेंट्रल का। सेंट्रल 3 वो बोल रहा है कि भाई ये होना चाहिए, और आरबीआई बोल रहा है ये होना चाहिए। तो कास्टिंग वोट का पावर आरबीआई गवर्नर के पास है, मीन्स संजय मल्होत्रा जी के पास है। वो लास्ट में उनके पास एक ऐसा वोट है टाई के केस में, अभी तो टाई हो गया ना दोनों, तो टाई के केस में लास्ट में गवर्नर जी के पास ऐसा वोट है जो अगर जिसके मत में देंगे उन्हीं का बात रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्लियर एयर ट्रिब्यूलेंस सीएटी है, विच काउजेस सडन इन फ्लाइट डिस्टर्बेंस विदाउट विजुअल क्लाउड वार्निंग्स यूजुअली ऑकर्स इन बीच एटमॉस्फेरिक रीजन। तो सीएटी क्लियर एयर ट्रिब्यूलेंस, देखिए मान के चलिए, देखिए जैसे कि पायलट हवाई जहाज उड़ा रहा है, तो उसको अगर क्लाउड दिख रहा है, वाटर का ड्रॉपलेट्स दिख रहा है, तो वो तो ठीक है कि भाई दिख रहा है, तो मेरा जो फ्लाइट जो है डिस्टर्बेंस होगा, थोड़ा बहुत हिलेगा, अनबैलेंस होगा।
लेकिन कभी-कभार क्या होता है, क्लियर एयर रहता है, मीन्स पायलट भी एकदम बिंदास चल रहा है कि कुछ अभी थोड़ी होगा, लेकिन क्लियर एयर टर्बुलेंस के कारण उसका ये फ्लाइट जो होता है डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो ये हाल मतलब ये अगर ऐसा हो रहा है, तो कौन से एटमॉस्फेरिक रीजन में ज़्यादातर ये होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपर ट्रोपोस्फियर और ट्रोपोपाउस में ये ज़्यादातर होता है सीएटी, क्लियर एयर टर्बुलेंस। अपर ट्रोपोस्फियर एंड ट्रोपोपाउस में ये ज़्यादातर होता है। सीएटी का फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, क्लियर एयर टर्बुलेंस, मतलब हवा साफ है लेकिन दिक्कत है भाई। occurs in cloud-free region near jet streams in the upper troposphere, making it difficult for pilots to see visually spots और डिटेक्ट विथ रडार। तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, जो क्लाउड है, वो तो रडार के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर साफ हवा है तो वो थोड़ी होगा रडार के द्वारा डिटेक्ट। तो उसी में जो होता है पायलट का जो होता है एरोप्लेन, वो डिसबैलेंस हो जाता है। तो आप लोग सिंपल अगर रीजन पूछा जाए तो अपर ट्रोपोस्फियर और ट्रोपोपाउस याद रखेंगे। प्राइमरी काउज क्या है? हाई विंड शियर, जो हवा का इधर से उधर हवा का जो डायरेक्शन है उसमें चेंजिंग हो जाता है, इसके कारण होता है हाई स्पीड शियर। लोएस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर है ट्रोपोस्फियर, वेयर ऑलमोस्ट ऑल वेदर इवेंट्स होकर, और ये सबसे निचला एटमॉस्फेरिक लेयर है ट्रोपोस्फियर, जहाँ की सारा वेदर का फिनोमेना होता है, जैसे क्लाउड, रेन, सभी इसी में ओकर होता है। तो सिंपल अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सा रीजन में होता है, तो अपर ट्रोपोस्फियर या ट्रोपोपाउस। और ये देख लेते हैं TSMTE क्या है? थैंक यू सो मच फॉर टी। टी फोर हो जाएगा ट्रोपोस्फियर, एस फोर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर, एम फोर हो जाएगा मेसोस्फियर, टी फोर हो जाएगा थर्मोस्फियर, ई फोर हो जाएगा एक्सोस्फियर। टी सबसे हमारा निचला है। इसके बाद अच्छा, ट्रोपोस्फियर के बाद हमारा आएगा ट्रोपोपाउस, ट्रोपोपाउस आएगा। स्ट्रेटोस्फियर के बाद आएगा हमारा स्ट्रेटोपाउस। मेसोस्फियर के बाद आएगा हमारा मेसोपाउस। थर्मोस्फियर के बाद आएगा हमारा थर्मोस्पाउस, और लास्ट में आएगा एक्सोस्फियर, जो कि अंतरिक्ष हो जाता है। और ये जो स्ट्रेटोस्फियर है ना, इसी में ओजोन लेयर पाया जाता है। और ये जो थर्मोस्फियर है ना, थर्मोस्फियर, इसी में आयनोस्फियर पाया जाता है, जो कि रेडियो कम्युनिकेशन के लिए हेल्पफुल है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। द बैंकर्स बुक एविडेंस फ्रेमवर्क इन इंडिया प्राइमली डील्स विथ बीच एस्पेक्ट्स। तो सिंपल ये क्वेश्चन है, जो बैंकर्स बुक्स एविडेंस फ्रेमवर्क जो है, वो इंडिया के प्राइमली इन इंडिया जो प्राइमली डील्स विथ बीच एस्पेक्ट, तो कौन से एस्पेक्ट्स के तहत ये डील करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीगल एडमिसिबिलिटी ऑफ बैंक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक एंट्रीज इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो सिंपल इसका ये है, ऐसा समझिए, बैंकर्स बुक एविडेंस 1891 में आया ये। इससे पहले ये था कि अगर कोई केस में अगर बैंक का रिकॉर्ड चाहिए कि भाई हम ये लोन लिए नहीं है, तुम मेरे नाम पे कैसे लोन दे दिए, तो इस सब के मामला में तो बैंकर अपना रिकॉर्ड देता है। तो पुराना ज़माने में क्या होता था कि बैंक को पूरा रजिस्टर ले जाना पड़ता था भाई, कि पूरा रजिस्टर पूरा उठा के ले जाओ गाड़ी पे लाद के, इतना बड़ा। तो उस दौरान क्या होता था कि बैंक जो है उतना दिन के लिए बंद है, रजिस्टर ही नहीं है, मेन रजिस्टर तो बैंक अभी वो कोर्ट में गया है। तो इस सब को देखते हुए सरकार अभी ये नियम जारी किया है, बैंकर्स बुक एविडेंस फ्रेमवर्क, जिसके तहत 1891 के बाद ही जारी कर दिया गया था। जो बैंक का जो रिकॉर्ड है वो डिजिटल तरह से भी पेश किया जा सकता है, या फिर उसका कोई कॉपीज पेश किया जा सकता है, जिसके कारण जो बैंक जो चल रहा है वो बंद नहीं होगा और उसका काम स्मूथली चलते रहेगा, और ये केस भी जारी रहेगा। लीगल एडमिसिबिलिटी है बैंक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक एंट्रीज इन कोर्ट प्रोसीडिंग। तो कोर्ट का जो प्रोसीडिंग होगा उसमें इलेक्ट्रॉनिक एंट्रीज और लीगल एडमिसिबिलिटी ऑफ बैंक रिकॉर्ड्स दर्शाया जा सकता है। द लॉ प्रोवाइड्स लीगल रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड करता है एडमिसिबिलिटी टू सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ बैंक रिकॉर्ड का सर्टिफाइड कॉपीज पेश किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक एंट्रीज पेश किया जा सकता है, एविडेंस इन कोर्ट्स विदाउट प्रोड्यूसिंग फिजिकल लेजर। तो जो फिजिकल लेजर जो है, जो कि पुराना ज़माना में लेके आना पड़ता था, वो अब लाने का कोई ज़रूरत नहीं है। बैंकर्स बुक एविडेंस जो है
91 में लाया गया था। एक्सपैंड टू कवर प्रिंट आउट्स, माइक्रोफिल्म्स, डिजिटल फाइनेंशियल लॉक्स। तो ये डिजिटल प्रिंट्स आउट्स, माइक्रोफिल्म्स और डिजिटल फाइनेंशियल लॉक्स तीनों चीज़ को दर्शाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द सप्लीमेंट्री बजट्स मेड फॉर स्टेट्स। तो सिंपल, स्टेट के लिए सप्लीमेंट्री जो बजट है वो आर्टिकल कौन से आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ये देखिए, एस बजट जो हम लिखे हैं वो है स्टेट बजट, सप्लीमेंट्री बजट के लिए लिखे हैं। एफ बजट जो लिखे हैं हम लोग फाइनेंशियल बजट के लिए लिखे हैं। तो देखिए, सप्लीमेंट्री में सेंट्रल बोलता है भाई पहले हम ले लेंगे, तो हम कौन सा आर्टिकल में ले लेते हैं? 115 में ले लेते हैं। तो स्टेट बोलता है तुम 115 में ले लिया तो हम 205 में ले लेते हैं, दोनों के लास्ट में 5 है। फाइनेंशियल में क्या बोलता है? सेंट्रल बोलता है भाई हम 112 में ले लिए हैं, तो स्टेट बोलता है भाई तुम 112 में ले लिया तो हम 202 में ले लेते हैं फाइनेंशियल। तो 112 और 202 में लास्ट में 2 आ रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो सप्लीमेंट्री बजट जो स्टेट के लिए है कौन से आर्टिकल में हो जाएगा? तो 205 में हो जाएगा। ये देखिए 205 है ना, तो 205 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 205 डील्स विद द सप्लीमेंट्री एडिशनल एक्सेसिव ग्रांट्स फॉर स्टेट गवर्नमेंट के लिए सप्लीमेंट्री डील्स करता है आर्टिकल 205। वियर एस 115 प्रोवाइड्स सेम फॉर सेंटर, और सेंट्रल के लिए 115, सेंट्रल के लिए 115 है सप्लीमेंट्री में और स्टेट के लिए 205 है। और देखिए फाइनेंशियल में सेंट्रल के लिए है 112, यूनियन सेंट्रल 112 और स्टेट के लिए फाइनेंशियल में 202। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। व्हाट डज द टर्म डिजिटल अरेस्ट रिफर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्राइम साइबर क्राइम प्रिवेंशन गाइडलाइन। तो डिजिटल अरेस्ट जो है एक टर्म है वो क्या चीज़ रिफर करता है साइबर क्राइम प्रिवेंशन गाइडलाइंस के दौरान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए साइबर फ्रॉड स्कीम है वियर स्कैमर पोज एज ए लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स विया वीडियो कॉल टू एक्सटॉर्ट मनी। तो सिंपल, डिजिटल अरेस्ट एक टर्म है जिसके दौरान जो साइबर फ्रॉड जो होता है वो स्कीम है, साइबर फ्रॉड का स्कीम जिसमें स्कैमर्स बोलता है भाई हम पुलिस है, भाई हम सीबीआई है और आप इस चीज़ में पकड़े गए हैं, और उसको ब्लैकमेल करके और मनी उससे ठगता है। A cyber fraud scheme where scammers pose as a law enforcement officers via video call to extort money। ये देखते हैं, स्कैमर्स पोज एज पुलिस, स्कैमर जो है वो बोलता है भाई हम पुलिस है, सीबीआई है, कस्टम ऑफिशियल्स है, और वीडियो कॉल पे बोलता है क्लेमिंग द विक्टिम्स इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल एक्टिविटी, और क्लेम करता है कि आप इसमें फंसे हुए हैं, आप इसमें मिले हुए हैं। फोर्सफुली कीप देम ऑनलाइन अंटिल मनी इज एक्सटॉर्टेड, और जब तक उसको पैसा उससे नहीं ऐट लेता है विक्टिम से तब तक उसको परेशान करते रहता है, ब्लैकमेल करते रहता है। नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 है 1930। ऑफिशियल साइबर क्राइम अगर पोर्टल देखा जाए तो cybercrime.gov.in, cybercrime.gov.in। नोडल एजेंसी कौन सा है? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर अंडर MH मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है ये। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। वेटरन एक्टर है, नाम है प्रदीप रावत, नाम है इनका। बेस्ट नोन फॉर प्लेइंग आइकॉनिक एंटागोनिस्ट विलियन रोज इन हिट इंडियन मूवीज। अच्छा, तो इनका हिट मूवी हुआ था 2, प्रदीप रावत ये है, इनका 2 मूवी हिट हुआ था विलेन के रोल में। ये हाल ही में पास हो गए हैं, ये डाइड हो गए हैं, 74 के वर्ष में इनका निधन हो गया है, तो इसका इसी के लिए ये हाईलाइट में अभी न्यूज़ में है। तो कौन से 2 मूवी में इनका इंडियन मूवी कौन सा 2 मूवी है जिसमें ये हिट हुआ था इंडियन मूवी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गजनी और लगान में प्रदीप रावत जी का विलेन रोल हिट कर गया था, और ये हाल में ही 74 वर्ष की उम्र में 4 अगस्त 2026 में इनका निधन हो गया है। तो याद रखेंगे, प्रदीप रावत जी नाम है इनका, टिटुलियर विलियन है, गजनी धर्मात्मा है, गजनी बोथ हिंदी एंड वर्जन
ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म लगान में। करियर हाइलाइट में देख लेते हैं। वर्कड अक्रॉस हिंदी, तमिल, तेलुगु एंड मलयालम सिनेमा में काम किए हुए हैं। टेलीविजन रोल में देख लेते हैं। अश्वत्थामा का रोल किए हुए हैं बी आर चोपड़ा लेजेंडरी टीवी सीरीज महाभारत में। महाभारत जो आया था बी आर चोपड़ा का, उसमें अश्वत्थामा का भी रोल किए हुए हैं ये। तो सिंपल आप लोग याद रखेंगे कि इनका निधन हो गया 74 साल की उम्र में। नाम क्या है? प्रदीप रावत है। और ये लगान और गजनी का जो मूवी था उसमें हिट रोल था इनका विलन में। क्विक रिवीजन देख लेते हैं। हिरोशिमा डे 6 अगस्त। 3 और जो है छत्तीसगढ़। उमिंगला पास लद्दाख 19,024 फीट ऊंचाई पर है। श्रीशैलम कृष्णा रिवर। माइकल लैब ट्राई। एफसीआरए रेगुलेशन कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है ये। एमडीआर का फुल फॉर्म मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अफ्रीकन स्वाइन फीवर पिग्स को इफेक्ट करता है। आरबीआई का एमपीसी मेंबर में 6 मेंबर टोटल होता है। के लिए एयर ट्रिब्यूलेंस में ट्रोपोस्फियर और ट्रोपोपाउस में ऑकर होता है ये। बैंकर्स बुक एविडेंस क्या डील करता है? डील करता है विथ लीगल एडमिसिबिलिटी ऑफ बैंक रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक एंट्रीज को। स्टेट सप्लीमेंट्री बजट आर्टिकल 205 और सेंट्रल के लिए कितना था? 115 था सेंट्रल के लिए। डिजिटल अरेस्ट में देख लेते हैं। जो स्कैमर होता है वो बोलता है भाई हम लो इन्फॉर्मेंट है, पुलिस है, ऐसे कुछ। प्रदीप रावत गजनी और लगान फिल्म के हिट विलन। क्वेश्चन डी, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। व्हाट डज द एक्रोनिम एमडीआर स्टैंड फॉर इन डिजिटल पेमेंट सिस्टम? तो डिजिटल पेमेंट सिस्टम में एमडीआर का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू।